14 अगस्त 2016 रात के करीब 11 बजे मालदा, पश्चिम बंगाल। एक ट्रक धीरे धीरे NH 12 पर रुकता है। ड्राइवर घबराया हुआ है। उसकी आंखें बार बार रियर व्यू मिरर में जाती हैं। बाहर अंधेरा है, सड़क सुनसान है। ट्रक के पिछले हिस्से में सब्जियों की बोरियां हैं, लेकिन उनके नीचे कुछ और है, कुछ ऐसा जो भारत की अर्थव्यवस्था को अंदर से खोखला करने की ताकत रखता था। 5 करोड़ रुपए के नकली नोट, एक ट्रक, एक रात और एक साजिश जो सालों से बुनी जा रही थी। यह कोई एक घटना नहीं थी, यह एक बहुत बड़े जाल की एक छोटी सी कड़ी थी। एक ऐसा नेटवर्क जो पिछले कई सालों से चुपचाप भारत में जहर घोल रहा था, और उस जहर का नाम था नकली करेंसी। लेकिन इस जहर को समझने के लिए, इस साजिश की जड़ों तक पहुंचने के लिए हमें पीछे जाना होगा, बहुत पीछे। भारतीय खुफिया एजेंसियों के पास 2013 से एक रिपोर्ट थी। वो रिपोर्ट कह रही थी कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने एक नई परियोजना शुरू की है। यह कोई नई बात नहीं थी। ISI और भारत के बीच का टकराव दशकों पुराना है, लेकिन इस बार का तरीका अलग था। इस बार कोई बम नहीं था, कोई हथियार नहीं था। इस बार हथियार था एक नोट। मकसद साफ था, भारत में इतनी बड़ी मात्रा में नकली नोट भेजो कि महंगाई बढ़े, बाजार में भरोसा टूटे और सामान्य नागरिक परेशान हो। जब किसी देश की मुद्रा पर भरोसा उठ जाता है तो वो देश अंदर से कमजोर होने लगता है। किसी बम की जरूरत नहीं, किसी फौज की जरूरत नहीं, सिर्फ कागज, और सही कागज। यह आर्थिक आतंकवाद था, और यह उतना ही खतरनाक था जितना कोई भी दूसरा आतंकवाद। लेकिन यह काम सिर्फ छापना नहीं था, इसके लिए चाहिए था एक पूरा तंत्र। छापने की जगह खास कागज, सही स्याही, और सबसे जरूरी, भारत के अंदर एक नेटवर्क जो इन नोटों को बाजार में उतारे। और वो नेटवर्क था पूरी तरह से सक्रिय, पूरी तरह से संगठित। नकली नोट छापने का काम पाकिस्तान में होता था, मुख्यतः पेशावर और कराची के कुछ खास प्रिंटिंग सेंटर्स में। लेकिन यह कोई साधारण प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। यहाँ काम करने वाले लोग ट्रेंड थे। उन्हें पता था कि भारतीय नोट में क्या क्या सिक्योरिटी फीचर होते हैं और उन्हें कैसे नकल करना है। इन नोटों की क्वालिटी इतनी उन्नत थी कि आम आदमी तो क्या, कई बार बैंक कर्मचारी भी पहचान नहीं पाते थे। इन्हें FICN कहा जाता था, फेक इंडियन करेंसी नोट्स। इनमें इस्तेमाल होने वाला कागज खास था, वही कॉटन और लिनेन का मिश्रण जो असली नोट में होता है। सिक्योरिटी थ्रेड की नकल इतनी सटीक थी कि देखकर दंग रह जाओ। वाटरमार्क हूबहू था। नोट को रोशनी में देखो, नकली और असली में फर्क करना लगभग नामुमकिन था। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार इस काम में पाकिस्तान की स्टेट मशीनरी का भी हाथ था। कागज और स्याही की सप्लाई के लिए विदेशी स्रोतों का इस्तेमाल होता था। यह एक राज्य प्रायोजित ऑपरेशन था जो आतंकवाद के एक नए अदृश्य रूप की तरह काम कर रहा था। लेकिन छापना आसान हिस्सा था, असली चुनौती थी भारत में घुस आना। इसके लिए 3 मुख्य रास्ते इस्तेमाल होते थे। पहला, बांग्लादेश बॉर्डर। यह सबसे सक्रिय रूट था। पाकिस्तान से नोट पहले बांग्लादेश जाते, वहां के हवाला नेटवर्क से होते हुए भारत बांग्लादेश सीमा पार करते। मालदा और मुर्शिदाबाद इस रूट के मुख्य केंद्र थे। इन जिलों की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि रात के अंधेरे में सीमा पार करना मुश्किल नहीं था। घने जंगल, नदियां और कम रोशनी, यह सब तस्करों के काम आता था। बांग्लादेश में कुछ दलाल थे जो इस पूरी खेप की ब्रोकरेज करते थे। उनका काम था पाकिस्तान से नोट लो, ढाका के रास्ते उन्हें छुपाओ और फिर सीमा के उस पार भेज दो। दूसरा रास्ता था नेपाल बॉर्डर। भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा है, कोई वीजा नहीं, कम निगरानी और दशकों पुराना एक स्थापित तस्करी नेटवर्क। यह रूट उत्तर प्रदेश और बिहार के रास्ते नोट पहुंचाता था। काठमांडू में कुछ हवाला ऑपरेटर थे जो इस काम में माहिर थे। वो नोटों को छोटे छोटे बंडलों में बांटते और अलग अलग लोगों के जरिए बॉर्डर पार कराते। तीसरा रास्ता था समुद्र के रास्ते। गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से छोटी नावों के जरिए खेप आती थी। यह रूट कम इस्तेमाल होता था, लेकिन था, और खास मौकों पर जब बाकी रास्ते बंद होते थे, यही रास्ता काम आता था। हर रूट पर एक अलग गिरोह, हर गिरोह के पीछे एक बड़ा ऑपरेटर, और इन सब के ऊपर एक नाम जो खुफिया एजेंसियां सालों से ढूंढ रही थीं। उसे सिर्फ मास्टर कहा जाता था। NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, 2014 से इस नेटवर्क के पीछे लगी थी। NIA भारत की सबसे ताकतवर जांच एजेंसियों में से एक है जो आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की जांच करती है।
उनके पास टुकड़े टुकड़े जानकारी थी, एक यहाँ से एक वहां से, लेकिन पूरी तस्वीर नहीं बन रही थी। यह नेटवर्क बेहद चालाकी से बनाया गया था। इसे सेल बेस्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। हर बार जब कोई छोटा तस्कर पकड़ा जाता तो वो ऊपर का नाम नहीं जानता था। उसे सिर्फ ये पता था कि नोट कहाँ से लेने हैं और कहाँ पहुंचाने हैं। हर कड़ी को सिर्फ अगली कड़ी का पता था, पूरी चेन का नहीं। यही इस नेटवर्क की सबसे बड़ी ताकत थी और यही NIA के लिए सबसे बड़ी चुनौती। फिर 2015 में एक छोटी सी गलती हुई जो पूरे नेटवर्क को खोल देगी। बिहार के दरभंगा में एक छोटे दुकानदार ने एक नोट को लेकर संदेह जताया। नोट देखने में बिल्कुल सही लग रहा था, लेकिन जब उसने उसे मोड़ा तो उसकी टेक्सचर थोड़ी अलग लगी। उसने स्थानीय पुलिस को बताया। पुलिस ने जांच की, नोट नकली निकला, लेकिन इतना परफेक्ट था कि पुलिस भी हैरान रह गई। वो नोट NIA के पास पहुंचा और NIA ने उस नोट के सीरियल नंबर को ट्रैक करना शुरू किया। सीरियल नंबर एक पैटर्न दिखा रहा था। उसी पैटर्न के नोट पहले भी पकड़े गए थे, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, दिल्ली में। NIA के अनुसार ये सारे नोट एक ही बैच से थे, एक ही जगह छपे थे, एक ही सप्लाई चेन। ये पहली बड़ी सफलता थी। अब NIA ने दूसरी दिशा से काम शुरू किया। उन्होंने उन लोगों पर नजर रखनी शुरू की जो पहले पकड़े गए थे, छोटे तस्कर, हवाला ऑपरेटर और वो दुकानदार जो जानते अनजाने इन नोटों को चला रहे थे। उनके फोन सुने गए, उनकी यात्राएं ट्रैक हुई, उनके बैंक खाते खंगाले गए। यह काम धीरे धीरे बेहद सब्र के साथ हो रहा था। महीनों की निगरानी के बाद एक नाम सामने आया, रफीकुल इस्लाम, मालदा का रहने वाला, दिखने में छोटा कपड़ा व्यापारी, लेकिन उसके फोन कॉल्स, उसके बैंक ट्रांजैक्शन और उसके यात्रा के रिकॉर्ड एक और ही कहानी बता रहे थे। रफीकुल का काम था बांग्लादेश बॉर्डर से आई खेप को रिसीव करना और आगे डिस्ट्रीब्यूट करना। वो नोट नहीं छापता था, नेटवर्क नहीं चलाता था, वो सिर्फ एक कड़ी था, लेकिन एक जरूरी कड़ी। उसके ऊपर एक और था और उसके ऊपर एक और। NIA ने धैर्य रखा। उन्होंने रफीकुल को अभी नहीं छुआ, क्योंकि अगर रफीकुल पकड़ा जाता तो बाकी नेटवर्क सतर्क हो जाता। वो मछली को नहीं, पूरे जाल को खींचना चाहते थे। रफीकुल की निगरानी के जरिए NIA एक और नाम तक पहुंची और उस नाम के जरिए एक और। धीरे धीरे परत दर परत नेटवर्क का नक्शा बनने लगा। 2016 आया और इसी साल भारत सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इस पूरी साजिश की जड़ें हिला दी। 8 नवंबर 2016, नोटबंदी। रात 8 बजे प्रधानमंत्री ने पूरे देश को संबोधित किया और घोषणा की, 500 और 1000 के नोट आज रात से बंद। कल से वो सिर्फ कागज के टुकड़े हैं। पूरा देश हैरान था, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान थे वो लोग जो इस देश के खिलाफ काम कर रहे थे। उस रात पाकिस्तान के उन प्रिंटिंग सेंटर्स में हड़कंप मच गया। वो करोड़ों रुपए के नकली नोट जो वहां तैयार पड़े थे, जो भारत भेजे जाने थे, जिनके लिए महीनों मेहनत हुई थी, एक रात में बेकार हो गए। वो कागज के ढेर बन गए और भारत के अंदर जो लोग नोट छुपाए बैठे थे वो घबरा गए। उन्हें पता था बैंक में जमा कराए तो पकड़े जाएंगे, फेंके तो नुकसान, जलाए तो सबूत। हर तरफ से रास्ता बंद था। घबराहट में लोगों ने गलतियां की। कुछ ने नकली नोट नदियों में फेंके, पाए गए। कुछ ने जलाए, उनके घरों के पास राख मिली जो जांच में आई। कुछ ने घबराहट में उन लोगों को फोन किए जिनसे उन्हें नोट मिले थे और वो कॉल रिकॉर्ड हो गए। कुछ ने नोट पड़ोसियों को देने की कोशिश की और पड़ोसियों ने पुलिस को बताया। नोटबंदी ने एक काम और किया, इसने NIA को वो सुराग दिए जो वो सालों से ढूंढ रहे थे। इन नई गलतियों, इन नए फोन कॉल्स, इन नई हरकतों ने नेटवर्क की कई नई कड़ियां उजागर कर दी। NIA के पास अब एक पूरा नक्शा था और उस नक्शे के बीच में था वो मास्टर। उसका असली नाम था अब्दुर रहमान, बांग्लादेश का नागरिक, लेकिन वो भारत में ही रहता था, एक फर्जी पहचान के साथ। दिल्ली के एक साधारण इलाके में किराए का फ्लैट, बाहर से एक मामूली इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम। सब कुछ सामान्य दिखता था। पड़ोसी उसे एक शांत, सीधे साधे आदमी के रूप में जानते थे। कोई शक नहीं, कोई सवाल नहीं। लेकिन अब्दुर रहमान इस पूरे नेटवर्क का भारत में सबसे बड़ा ऑपरेटर था। वो नोटों की खेप मंगवाता था, उन्हें अलग अलग शहरों में डिस्ट्रीब्यूट करता था, पैसे वापस हवाला के जरिए भेजता था और ISI के हैंडलर्स से सीधे संपर्क में था, एक एनकोडेड कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए। उसके पास 3 अलग अलग पहचान थी, 3 अलग नाम, 3 अलग पते, हर पहचान एक अलग काम के लिए। NIA को जब उसके बारे में पता चला
तो उन्होंने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया। पहले पूरी निगरानी, पूरा डॉक्यूमेंटेशन, हर मूव रिकॉर्ड। जब तक पूरा जाल तैयार न हो, एक भी जगह हाथ नहीं डालना। दिसंबर 2016, करीब 6 हफ्ते की गहन तैयारी के बाद NIA ने योजना बनाई। एक साथ, एक ही रात में, कई जगह। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन क्लीन स्वीप। हर टीम को अलग ब्रीफिंग मिली। हर टीम को बताया गया कि उनका टारगेट कौन है, वो कहां मिलेगा और किस वक्त। यह सब इसलिए जरूरी था क्योंकि अगर एक जगह रेड पड़ती और बाकी जगहें बच जाती तो पूरा नेटवर्क भाग जाता। रात के 2 बजे NIA की टीमें एक साथ 14 जगहों पर पहुंची। मालदा, मुर्शिदाबाद, दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता। हर टीम के पास एक लिस्ट थी। हर लिस्ट में नाम थे। हर नाम के सामने एक पता था। दरवाजे खटखटाए गए। कुछ ने खोले, कुछ ने नहीं खोले। जो नहीं खोले वो दरवाजे तोड़े गए। कुछ ने भागने की कोशिश की। एक ने पिछले दरवाजे से निकलने की कोशिश की। NIA वहां पहले से तैयार थी। एक ने खिड़की से कूदा, टांग टूटी। एक ने नोट जलाने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी, सबूत मिल गए। उस रात कुल 23 लोग गिरफ्तार हुए। 23 लोग जो इस देश की अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोखला कर रहे थे, जिनमें से कुछ को शायद यह भी नहीं पता था कि वो किस बड़े जाल का हिस्सा है, लेकिन जानते थे या नहीं, कर वो रहे थे देशद्रोह। और अब्दुल रहमान को दिल्ली के उसी किराए के फ्लैट से पकड़ा गया। जब NIA की टीम उसके दरवाजे पर पहुंची तो उसने शुरुआत में खोला नहीं। अंदर से आवाजें आ रही थीं, कुछ जलाने की कोशिश हो रही थी। जब दरवाजा तोड़ा गया तो वो एक डायरी के पन्ने फाड़ रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसके घर में मिला 11 लाख रुपए के नकली नोट, एक एनकोडेड डायरी जिसके ज्यादातर पन्ने बचे हुए थे, 3 फर्जी पहचान पत्र, 2 मोबाइल फोन और एक बांग्लादेशी सिम कार्ड जो ISI के एक नंबर से जुड़ा था। उस डायरी में लिखे नंबरों और कोड्स ने पूरी कहानी खोल दी। NIA के फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने उस डायरी को डिकोड किया। उसमें ट्रांजैक्शंस थे, कॉन्टैक्ट्स थे और डिलीवरी स्केड्यूल्स थे। यह एक पूरा बिजनेस लेजर था, लेकिन एक ऐसे बिजनेस का जो भारत के खिलाफ चल रहा था। NIA के अनुसार उस नेटवर्क ने पिछले 5 सालों में भारत में करीब 70 करोड़ रुपए के नकली नोट सर्कुलेट किए थे। 70 करोड़। यह सिर्फ एक संख्या नहीं थी, यह हर उस दुकानदार की मेहनत थी जिसने नकली नोट लिया और असली माल दिया। यह हर उस किसान की कमाई थी जिसे बाजार में धोखा हुआ। यह उस रिक्शे वाले का दिन था जो 10 घंटे चलाकर घर गया और उसकी जेब में जो नोट था वो झूठ था। यह उस बुजुर्ग की पेंशन थी जिसने बैंक से पैसे निकाले और घर पर रखे, और जब जरूरत पड़ी तो पता चला कि वो कागज के टुकड़े थे। जांच में और परतें खुली। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार लोगों ने बयान दिए। एक एक करके नेटवर्क की कड़ियां उजागर होती गईं। यह पता चला कि इस नेटवर्क में सिर्फ तस्कर नहीं थे, कुछ सरकारी कर्मचारी भी थे जो आंखें मूंदे बैठे थे। कुछ बॉर्डर पर तैनात लोगों को नियमित रकम मिलती थी, बदले में वो खेप को आसानी से पार करा देते थे। कुछ बैंक कर्मचारी थे जो नकली नोट पहचान कर भी चुप रहते थे। यह एक पूरा इकोसिस्टम था जो भ्रष्टाचार और देशद्रोह की नींव पर खड़ा था। NIA की जांच आगे बढ़ती रही। अब्दुल रहमान पर NIA कोर्ट में मुकदमा चला। UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत। यह वही कानून है जो देश के सबसे गंभीर अपराधियों पर लगाया जाता है। 2019 में लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने उसे दोषी पाया। सजा आजीवन कारावास। बाकी 22 गिरफ्तार लोगों को भी अलग अलग सजाएं हुई, कुछ को 5 साल, कुछ को 10 साल। और जिन सरकारी कर्मचारियों का नाम आया उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई हुई। लेकिन क्या यह साजिश पूरी तरह खत्म हुई? नहीं। FICN नेटवर्क आज भी पूरी तरह निष्क्रिय नहीं है। अब्दुल रहमान जेल में है, लेकिन उसकी जगह दूसरे लोग आ गए हैं। नए रूट बने हैं, नई तकनीक इस्तेमाल हो रही है। 2000 के नए नोटों की नकल भी पकड़ी गई है। डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ने से इस नेटवर्क को नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन नकद अर्थव्यवस्था जहां है वहां यह खतरा बना रहेगा। बॉर्डर पर हर साल FICN की बरामदगी होती है। PSF, CRPF और स्थानीय पुलिस मिलकर इस नेटवर्क को रोकने की कोशिश करती है। NIA हर नए मामले को ट्रैक करती है, लेकिन यह एक ऑनगोइंग बैटल है। यह एक ऐसी लड़ाई है जो न बंदूक से लड़ी जाती है न तोप से। यह लड़ाई लड़ी जाती है सतर्कता से, खुफिया जानकारी से और उस जांच अधिकारी की जिद से
जो रात के 2 बजे किसी के दरवाजे पर दस्तक देता है और पूरा नेटवर्क ढहा देता है। इस ऑपरेशन ने एक बात साबित की कि भारत की खुफिया और जांच एजेंसियां अदृश्य दुश्मन को भी पहचानती हैं, चाहे वो दुश्मन किसी बम के साथ आए या एक नकली नोट के साथ। जो देश को अंदर से तोड़ना चाहते हैं, उनका हथियार बम नहीं, एक कागज का टुकड़ा है। और भारत की ताकत यह है कि वो उस कागज के टुकड़े को भी पहचानता है। अगर इस तरह की सच्ची और अनसुनी कहानियां आपको पसंद आती हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।